नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए विश्व इतिहास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है और इसी विश्व इतिहास को सरल बनाने के लिए मैं चंदू जैन आपके समक्ष उपस्थित है। आज विश्व इतिहास फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के मैं पहले अध्याय की बात करना चाह रहा हूं, विश्व इतिहास पुनर्जागरण। जब भी विश्व इतिहास की चर्चा आती है, हमारे विद्यार्थियों के मन में एक संदेह की स्थिति प्रकट हो जाती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है? क्योंकि भाई साहब, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास विषय का अपना एक अलग योगदान है। लगभग 40 से लेकर 45 प्रश्न तक विश्व इतिहास से आते हैं। विश्व इतिहास अगर समग्र रूप में देखा जाए तो होने में तो बेहद सरल विषय है, अगर समझ आधारित विषय है। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं कि आखिरकार विश्व इतिहास क्या है, तो विश्व इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने समझ विकसित कर ली तो मेरे दोस्त, जो 40 से 45 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के सेकंड पेपर में आते हैं, उनमें से लगभग 35 से 40 सवाल हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि सर, हम विश्व इतिहास में समझ कैसे विकसित करें। तो इस समझ को देखने के लिए हम काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मेरे प्यारे साथियों, इतिहास विषय का एक नया और बेहतरीन बैच आप सभी के लिए चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन करिए मेरे दोस्त। बड़ा गजब का कोर्स है, कहीं सारे विद्यार्थी जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। इतिहास का कोर्स चल रहा है मेरे द्वारा, यानी कि चंदू जैन के द्वारा। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र का है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है, कहीं सारी विशेषताओं से युक्त है। अगर आप चाहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनकर के कहीं खो जाना, तब तो यह बैच आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का सपना पूरा हो, तो आज ही आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके यह कोर्स ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का प्यार और स्नेह इसी प्रकार बने रहे। हमारा जब विश्व इतिहास का हम पाठ्यक्रम देखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, उस पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमारे देखा जाता है यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है और यह पुनर्जागरण यूरोप में ही क्यों शुरू हुआ, यह सारे कहीं सारे सवाल हमारे मन में आते। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो आइए आप लोगों को आज यहीं पर अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान करता हूं। देखिएगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को समझिएगा। टॉपिक है भाई साहब, यूरोप में पुनर्जागरण। इसकी क्लास की पीडीएफ जो है मैं काव्य क्लासेस कोटा और चंदू सर की क्लास हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार पुनर्जागरण क्या है। जब हम हमारे इस पुनर्जागरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भैया ये क्या है, सबसे पहले तो इस बात को समझिए, इसकी अवधारणा क्या है। भाई कुछ बातें जो है वह तो हमें समझनी पड़ेगी ना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या सर, इस पुनर्जागरण के अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, प्रारंभ कब हुआ, कहां से हुआ, और मेरे प्यारे साथियों इसके क्या क्या कारण थे, कारणों के बाद इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, प्रभाव विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जो हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और अंततः फिर हम इसके परिणामों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम आपको दो चीजें जो बताना चाहूंगा, वह क्या, अवधारणा, अर्थ और प्रारंभ, इन मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई? सीमा जी जुड़ी हैं, स्वागत है। केशव भाई नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का। फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए। क्लास अच्छी लगे तो निवेदन है जी कि भाई साहब इस क्लास का स्टेटस लगाइएगा। देखिए, घटना शुरू होती है यूरोप के इतिहास में। यूरोप का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसने पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित किया है। क्यों किया है? क्योंकि विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हुई। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। यूरोप में भी इटली से हुई। इटली में क्यों हुई? क्योंकि इटली मेरे दोस्त भूमध्य सागर के चारों तरफ, भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, और इस वजह से यूरोप जो है, यूरोप का यह महत्वपूर्ण देश इटली जो है, क्योंकि भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, इसीलिए यह व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना। व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना तो यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक नगर विकसित हुए और इन नगरों में बड़े बड़े उद्योगपति रहने
आने लगे। बड़े बड़े उद्योगपति रहे तो इन्होंने कलाकारों को और साहित्यकारों को संरक्षण दिया। इन कलाकारों और साहित्यकारों ने इटली का वर्णन किया और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए शुरुआत करते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के बारे में। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण मूल रूप से वैसे तो 1350 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। कब से प्रारंभ माना जाता है जी? 1350 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और यह हमारे इतिहास में 1550 ईस्वी तक रहता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी का जो इतिहास है, बताओ कब से कब तक कहा? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा जी, 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी का जो इतिहास है, यह इतिहास ही क्या कहलाता है भैया? यही इतिहास पुनर्जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? पुनर्जागरण कहलाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का अगर अर्थ समझने की कोशिश करते हैं जी। गुड इवनिंग रतन बाबू, बहुत अभिनंदन। क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट से। तो पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण होता है जी वैज्ञानिक भावना, कला, साहित्य और जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास ही पुनर्जागरण है। हमारे मन में जो अब तक पर्टिकुलर एक धार्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर था और हमारी जो अवधारणा थी, यूरोप की बात कर रहा हूं, वह अवधारणा धर्म के इर्द गिर्द घूमा करती थी। उस परिस्थिति में पुनर्जागरण काल के अनेक चिंतकों ने हमारे मन मस्तिष्क में वैज्ञानिक भावना की प्रगति पैदा करी। एप्पल नीचे गिरा तो वह नीचे ही क्यों गिरा? पृथ्वी गोल ही क्यों है? यह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर क्यों लगाते हैं? हमारे मन में इस तरह की वैज्ञानिक भावनाएं आने लगी। हम कला और साहित्य को महत्व देने लगे कि भाई साहब एक बात बताओ जी, ये जो साहित्य लिख रहे हैं यह हम ईसा मसीह या पर्टिकुलर एक धर्म का ही क्यों लिख रहे हैं? लौकिक साहित्य की बात क्यों नहीं हो रही है? कला की बात करते हैं तो आम आदमी की कला, आम आदमी की मूर्ति क्यों नहीं बन रही है? ठीक है, अब व्यक्ति के मन में प्रश्न उठने लगे, सवाल उठने लगे। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे के मन में क्या होता है साहब? कई तरह के सवाल आते हैं, आते नहीं आते, बेचारे माता पिता उन सवालों का जवाब देते देते थक जाते हैं। तो पुनर्जागरण क्या होता है? वैज्ञानिक भावना, कला, साहित्य और जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास ही पुनर्जागरण कहलाता है और इसी वजह से समाज में मानव चेतना का विकास होता है। तो समझिएगा क्या है पुनर्जागरण। तो मेरे प्यारे साथियों कहते हैं भाई साहब कि वैज्ञानिक भावना, ठीक है भैया। दूसरा समझिए जिज्ञासा प्रवृत्ति, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें कला साहित्य का विकास, कला साहित्य का विकास ही क्या है? याद रखिएगा पुनर्जागरण है ही और इस वजह से क्या हुआ? तो याद रखिएगा इस वजह से मानव चेतना का उदय हुआ। बताओ भाई क्या बात क्लियर हो गई? बताइए क्या हुआ? तो याद रखिएगा इस वजह से मानव चेतना का उदय हुआ। तो पुनर्जागरण की वजह से क्या हुआ? हमारे समाज में हमारे मानव की चेतना का उदय देखने को मिलता है। पुनर्जागरण के बारे में एक इतिहासकार हुआ है, नाम है सिमोंड। सिमोंड क्या कहते हैं? सिमोंड साहब कहते हैं कि वैसा पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण है जी जो अब तक मध्यकाल चल रहा था उस काल की समाप्ति हो गई और यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? याद रखिएगा आधुनिक काल की शुरुआत हुई। इतिहासकार सिमोंड ने यह बात कही। और क्या है पुनर्जागरण? तो प्राचीन ग्रीक रोमन संस्कृति जो थी उसका पुनर्जागरण या पुनरुत्थान ही क्या है? पुनर्जागरण है। प्राचीन ग्रीको रोमन संस्कृति कहीं कारणों की वजह से समाप्त होने के कगार पर थी और वह संस्कृति का दोबारा से उदय हुआ, दोबारा से उत्थान हुआ, यही क्या है? पुनर्जागरण है। तो आइए कुछ और बातें आप लोगों को बताते हैं जी। किसकी काल की समाप्ति? मध्यकाल क्या हो गया? याद रखिएगा समाप्त हो गया। तो मध्यकाल की समाप्ति वह आधुनिक युग का प्रारंभ ही पुनर्जागरण है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है।
पुनर्जागरण है। मध्यकाल कैसा था? हमारा मध्यकाल जो है एक इस तरह का काल था जिसके अंतर्गत कुछ पुरातन पंथी विचारधाराएं हमारे समाज में विद्यमान थी, जबकि आधुनिक सोच जब आई तो उस मध्यकालीन पुरातन पंथी विचारधारा का अंत हुआ और नवीन काल की शुरुआत हुई। क्लियर हो गई? यह क्या था? प्राचीन ग्रीको रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान था, पुनर्उदय था। तो इसी को क्या कहा गया? तो मेरे दोस्त अगली बिंदु को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार पुनर्जागरण है क्या। तो मेरे दोस्त कहा गया कि साहब जो प्राचीन ग्रीको रोमन संस्कृति थी, ग्रीको रोमन संस्कृति का मतलब होता है, याद रखिएगा जी, कहीं ना कहीं यूनानी ग्रीको रोमन जो संस्कृति खत्म हो चुकी थी, ग्रीको रोमन संस्कृति का पुनर्उदय है, पुनः उदय है, ये है जी पुनर्जागरण। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गई, चल रही जा रही हो तो मुझे बताइएगा। अब थोड़ी सी हम आपके बीच में परिचर्चा करने चाहेंगे विशेष तौर पर पुनर्जागरण को लेकर के। पुनर्जागरण जो होता है इसे अंग्रेजी में रेनेसा कहा जाता है। बताओ भाई क्या कहा जाता है इसे? इसे रेनेसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब रेनेसा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कहते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जी नींद से जागना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? याद रखिएगा, नींद से जागना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नींद से जागना, नींद से जागना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, कि जब हम सोकर उठते हैं, उठने के बाद हमें कई सारे नवीन आइडियाज, नवीन विचार हमारे सामने दिखाई देते। और क्या लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं पुनर्चेतना, पुनर्चेतना। क्लियर हो गई? ये है जी रेनेसा। रेनेसा शब्द जो है, इस बात को कुछ विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर रेनेसा वास्तविकता में क्या? एक बार एक विद्यार्थी आकर के मुझसे कहता है, सर आपने तो जो है वो बता दिया कि रेनेसा शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर से जागना। मैं तो जाग के आया लेकिन मेरे अंदर तो कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। भैया यह परिवर्तन बहुत छोटे लेवल पर नहीं होते हैं। पहली बात तो यह बात याद रखो, यह परिवर्तन हमेशा बड़े लेवल पर होते हैं। यह कोई राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं है ना, ये बात याद रखो। इसका आपकी राजनीति से, आपकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, इसको आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है। यह एक सांस्कृतिक और मानसिक आंदोलन है जिसने व्यक्ति में परिवर्तन किया था। ठीक है ना, इट्स नॉट अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इट इज अ मूवमेंट ऑफ मेंटलिटी एंड कल्चरल मूवमेंट। गॉट इट? यस और नो का जवाब दीजिएगा। तो सर पुनर्जागरण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि साहब यह जो है ना, यह कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं है। बताओ भाई क्या ये बात क्लियर हो गई? धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन जो है वह यह बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको मान भी नहीं सकते। फिर यह वास्तविकता में क्या है? तो यह एक प्रकार से मेंटलिटी यानी कि मानसिक और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक आंदोलन है। बताइए यह क्या है? तो एक मानसिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन किया। अब तक जो वह पुरातन पंथी विचार सोचा करता था उनमें वह बदलाव लेकर के आया। व्यक्ति के रहन सहन में बदलाव किया, व्यक्ति के पहनावे में बदलाव किया, सब तरफ से आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। तो यह एक मानसिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था। तो इसीलिए अगर आपके कभी ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में से पुनर्जागरण के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें, तो याद रखिएगा यहाँ पर असत्य किस संदर्भ में? यह धार्मिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसका पहला प्रयोग जो है रेनेसा का, वह जॉर्जियो वेसारी के द्वारा, इटली का यह विद्वान था, इसने किया था और 16वीं शताब्दी में किया। और क्यों किया? स्थापत्य कला और मूर्ति कला में जो परिवर्तन आए थे उनको लेकर के जॉर्जियो वेसारी, जो इटली का बहुत बड़ा विद्वान था, उसने पहली बार इसका प्रयोग किया था। क्लियर हो गई? तो कुछ बातें लिखिएगा। क्या लिखना है सर? कि पुनर्जागरण शब्द जो है इसका
प्रथम प्रयोग भैया किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग किया जी जॉर्जियो वेसारी ने। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? जॉर्जियो वेसारी कहाँ का था? इटली का था। और इसने किस संदर्भ में किया? तो याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में मूर्ति कला व स्थापत्य कला में आए परिवर्तनों को लेकर में आए परिवर्तनों के संदर्भ में, जो मूर्ति कला और स्थापत्य कला में जो परिवर्तन आए हैं उनके संदर्भ में जॉर्जियो वेसारी जो इटली का था उसने इसका पहला प्रयोग किया था। कब किया था? 16वीं शताब्दी में किया था। इसको लोकप्रियता दिलाई सर फ्रांस के दिदरो ने, जब कला और साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया। यहां पर सीधा प्रश्न बनेगा कि बताओ मेरे प्यारे साथियों, पुनर्जागरण का मूर्ति कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन किसने में उपयोग किसने किया था? जॉर्जियो वेसारी ने किया था। प्रश्न बनेगा पुनर्जागरण शब्द का कला और साहित्य में प्रयोग किसने किया? फ्रांस के दीदरो ने किया था। ठीक है, इसने लोकप्रियता दिलाई, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति बेकन था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए कुछ और बात करते हैं। देखिए साहब, एक नाम याद रखिएगा जी, दैट्स कॉल्ड दीदरो। ठीक है, ये दीदरो भाई साहब कहां के थे? तो भाई साहब ये थे जी हमारे फ्रांस के। इसने पुनर्जागरण का प्रयोग किसमें किया? कला व साहित्य में किया। कला और साहित्य में किया। और जब कला और साहित्य में प्रयोग किया, क्योंकि साहित्य क्या है? जनमानस का प्रयोग है जी। आज हम डेली अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते? सुबह उठते ही चाय के साथ अखबार चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? वो बात अलग है कि विद्यार्थी वर्ग पढ़ते कम है अखबार के संदर्भ में और पोए ज्यादा खाते हैं उस अखबार के ऊपर। तो मेरे दोस्त, जब हम अखबार पढ़ते हैं और कोई चीज अगर प्रकाशित हो गई तो उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में दिदरो ने प्रयोग किया और इसी ने इस शब्द को क्या बनाया था? याद रखिएगा, लोकप्रियता प्रदान की, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा यह बातें पहुंचने लगी थी। क्लियर हो गई? एक नाम याद रखिएगा जी, डेट्स कॉल्ड बेकन। ठीक है, बेकन जो है इसने इसका विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया। किसके क्षेत्र में प्रयोग किया? याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया? याद रखिएगा जी, प्रयोग किया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पहला प्रश्न क्या बना कि बताइए सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, इटली के जॉर्जियो वेसारी के द्वारा पहला प्रयोग किया गया था, लेकिन वह प्रयोग स्थापत्य कला और मूर्ति कला के क्षेत्र में किया गया। इस शब्द को लोकप्रियता दिलाई थी फ्रांस के दिदरो ने, क्योंकि उसने कला और साहित्य में इसका प्रयोग किया। क्लियर हो गई? और बेकन ने इसका विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया। भैया अगर क्लास बढ़िया लग रही हो, मजेदार लग रही हो ना, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कृपया थम्सअप तो कर दिया करो भैया, हैं जी? पाप लगेगा नहीं तो फोकट में, तो थोड़ा सा थम्सअप वम्सअप कर दिया करो, मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि साहब पुनर्जागरण की जो पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है ना, वह इटली में हुई थी। बहुत अच्छे से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा, रेनेसा कहा गया था। ठीक है, इस रेनेसा की पहली अभिव्यक्ति यानी कि इसका पहली बार प्रारंभ कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा जी, इसकी पहली अभिव्यक्ति हुई हमारे इटली में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब पहली अभिव्यक्ति इटली में हुई तो इटली में ही क्यों हुई? ठीक है, जापान में क्यों नहीं हुई? जर्मनी में? आवाज कम आ रही है भाई, देखो आवाज तो कम नहीं है यार, आवाज तो बढ़िया है ना? बताओ भाई। हमारे भरत बाबू कह रहे हैं सर आवाज कम आ रही है, आवाज तो बुलंद है यार, आवाज तो बढ़िया है ना? बताओ भाई।
चलो भाई आगे बढ़े। इसका थोड़ा सा माइक चेंज करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो आगे बढ़े। हाँ बढ़िया यार भाई, शेयर वेयर कर दिया करो ताकि देखो हमें भी एक पता चले। तो एक मन में प्रश्न आया कि बताओ भाई कि सर मैं तो इसको ना शुरुआत भारत से करना चाह रहा हूँ जी। मैं तो इसकी शुरुआत जापान से मानता हूँ, ब्रिटेन से। क्यों मानते हो भाई? हमारे घर का राज थोड़ी है, हमारे घर का राज थोड़ी है। तो इसकी इसकी अभिव्यक्ति इटली में ही क्यों हुई? तो चलो आओ आपको इटली की शेयर करवाते। आपने एक नक्शा देखा होगा, विशेष तौर पर इटली के संदर्भ में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेगी। देखिए साहब, ये है हमारा इटली। देखो आप, नजर आ रहा है इटली? देखो साहब, ये जो पीला पीला आपको पूरा नक्शे में नजर आ रहा है ना, ये है हमारा इटली। ठीक है ना? ये सीसली, इटली का एकीकरण जब पढ़ते हैं तो सीसली, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। पिनमोंड है यहाँ पर, लोम्बार्डी है, वेनीटो है, इटली है, एमेगला रोमेगना है, टस्कनी है, उम्ब्रिया है ना? ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कैंपनिया है, पुगली है, बेसिलिटा है, कैलाबिलिया है, सिसली है। इटली के एकीकरण में आती है। सार्डिनिया है। ठीक है ना? अब इटली के चारों ओर जो है यह मेडिटेरियन सी फैला हुआ है। मेडिटेरियन सी का मतलब है भूमध्य सागर। अब एक बात बताइए भाई साहब, उसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है जी? भूमध्य सागर फैला हुआ है। जब चारों तरफ भूमध्य सागर फैला हुआ है तो मेरे प्यारे साथियों एक बार आप अनुमान लगाइए, इस भूमध्य सागर की वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। जब व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा भैया? यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे। अरे जब उद्योग स्थापित होंगे तो यह उद्योग करने वाले लोग जो हैं यह व्यापारी बन जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर लोग कैसे हो जाएंगे? धनवान हो जाएंगे। अब इन धनवान लोगों के पास क्या हो गया भाई साहब? पैसा बहुत ज्यादा हो गया। तो पैसा लगाए कहाँ? अभी भारत में आप सबने देखा, शाही पर्व खत्म हो चुका है। अंबानी जी ने अपने पुत्र की शादी खत्म कर दी है और बहुत अच्छी बात यह रही कि उस शादी पर 5,000 करोड़ खर्च हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ मुझे। 5,000 करोड़ रुपए शादी में, आप सोचो, कल्पना करो भाई साहब। और तो भी अंबानी जी की नेट वर्थ का 0.5% है। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपनी एक शादी में खर्चा करने के लिए अपनी पूरी पूंजी, जो जमा पूंजी होती है, वह खर्च कर देते हैं। ठीक है? लेकिन अंबानी ने अपनी संपत्ति का केवल 0.5% खर्च किया है। पूरी देश दुनिया में बड़ी चर्चा का विषय रही है शादी। अब उस शादी से क्या हुआ? कई सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुई, कई तरह की सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित हुई। ये बात अलग है, आलोचनाएं करना अपनी जगह सही है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन उसके संदर्भ में कुछ बातें वास्तविकता के संदर्भ में भी तो जानिए। उन्होंने काशी की थीम पर पूरा पांडाल सजाया, तो हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो इस वजह से क्या हुआ, विदेश के लोग जो भारत में उस शादी में भाग लेने के लिए आए थे, उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को देखा। अब आगे देखिएगा तो क्या हुआ, इन धनी व्यापारियों ने पैसा कमाया। इस पैसे से इन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया, कलाकारों को संरक्षण दिया। इन पैसों से इन्होंने साहित्यकारों को संरक्षण दिया। और इस वजह से क्या हुआ, इन कलाकारों और साहित्यकारों ने इटली का वर्णन किया। और जैसे ही इटली का वर्णन किया तो इटली में क्या आ गया? पुनर्जागरण आ गया। ये भाई पुनर्जागरण कैसे आया? इन वजह से आया। तो आप कल्पना करें, किसी देश की भौगोलिक स्थिति भी, बहुत अच्छे से समझिएगा, किसी देश की भौगोलिक स्थिति भी वहां के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। क्लियर हो गई क्या बात? तो आप एक बार सोचो, तो पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति इटली में ही कैसे हुई, थोड़ा सा इसे समझिएगा कि इटली जो है क्या है भैया? तो भूमध्य सागर में स्थित। अब जब यह भूमध्य सागर में स्थित है तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ। अब व्यापार वाणिज्य का विस्तार होने की वजह से यहां पर धनवान लोगों या धनी व्यापारियों का बाहुल्य हुआ। ठीक है? धनी व्यापारी हुए।
और इन धनी व्यापारियों ने, याद रखिएगा, कलाकारों व साहित्यकारों को संरक्षण दिया। अब इन कलाकारों और साहित्यकारों ने क्या किया, इटली का वर्णन किया, और जैसे ही इटली का वर्णन हुआ तो याद रखिएगा इटली में पुनर्जागरण हो गया। इसी वजह से क्या शुरू हुआ, तो याद रखिएगा इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसलिए यहां पर यह सब हुआ। अब इन धनी व्यापारियों ने क्या हुआ, इस व्यापार वाणिज्य के विकास होने की वजह से इटली में बड़े नगरों का विकास भी हुआ। ये बात भी याद रखिएगा। इटली में बड़े नगरों का विकास हुआ। जैसे एक नाम आता है मिलान, इटली का एक बहुत जबरदस्त नगर था मिलान, ठीक है। एक नाम याद रखिएगा वेनिस। वेनिस एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपको नाव का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर हो गई? इसके बाद आप आगे बढ़िएगा नेपल्स, और एक आप पढ़िएगा फ्लोरेंस। पुनर्जागरण काल का फ्लोरेंस पुनर्जागरण काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर रहा फ्लोरेंस। क्या कहते हैं फ्लोरेंस को, तो याद रखिएगा फ्लोरेंस को कहा जाता है विद्वानों का नगर। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा विद्वानों का नगर कहा जाता है। फ्लोरेंस को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एड्रियाटिक की महारानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की महारानी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इटली में देखो, जब तक पैसा होता है ना, तो सर प्रत्येक व्यक्ति आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। अगर आपके पास पैसा है तो हर एक व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो मेरे दोस्त कोई व्यक्ति आपको महत्व नहीं देता है। तो इस वजह से इटली में क्या हुआ, पैसा बहुत था, तो यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जैसे मिलान, वेनिस, नेपल्स। फ्लोरेंस एक ऐसा नगर था जिसे विद्वानों का नगर या एड्रियाटिक की महारानी भी कहा जाता है। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? कभी कभी तकनीकी माध्यम से जब एक व्यक्ति हम आपके साथ जुड़ते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद सीमा, भरत, आपका अभिनंदन, रतन बाबू बहुत बहुत स्वागत। क्लास को शेयर कर दिया करो, और क्लास अच्छी लगे तो मेरे दोस्त आपका प्यार और स्नेह के लिए मैं सदैव जो है वह क्या रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो जेरूशलम को लेकर के 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक धर्म युद्ध लड़े गए थे। 1095 से शुरू हुए यह युद्ध 1291 ईस्वी तक चलते हैं, और इन्हें हम कहते हैं क्रूसेड्स। ठीक है, तो आइए कुछ बात करते हैं। तो ये इटली में क्यों शुरू हुआ था, समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि इटली भूमध्य सागर में स्थित था। व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, परिणाम स्वरूप यहाँ पर धनी व्यापारी हुए। इन धनी व्यापारियों ने कलाकारों, साहित्यकारों को संरक्षण दिया। इन्होंने इटली का वर्णन किया, इटली में पुनर्जागरण शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य की वजह से इटली में बड़े नगरों का विकास हुआ, जैसे मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर या एड्रियाटिक की महारानी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर मैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए रखता हूं तो याद रखिएगा, एक मुद्दा आता है जी जिसे हम कहते हैं क्रूसेड्स। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर ये क्रूसेड्स होते क्या हैं? भैया क्रूसेड्स को हम कहते हैं जी धर्म युद्ध। क्या कहते हैं? धर्म युद्ध कहते हैं। बेसिकली यह धर्म युद्ध लड़े गए थे जेरूशलम को लेकर के। अब ये जेरूशलम कहां पर है, तो आइए एक नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
तो ये देखिएगा, ये है जेरूशलम। ये जो बीच में आपको हल्का सा पीला नजर आ रहा है ना, यही जेरूशलम का भाग होता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरफ इजराइल है, एक तरफ फिलिस्तीन है, और इन दोनों ने इसको लेकर के विवाद की स्थिति खड़ी कर रखी है। जेरूशलम मूल रूप से एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा भूभाग है जिस पर 3 धर्म अपना अधिकार रखते हैं, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। क्लियर हो गई बात। है 638 ईस्वी पर, जब ईसाइयों के इस पवित्र स्थल पर अरबों ने अपना अधिकार कर लिया। लगभग 300-400 सालों तक मामला शांत रहा, लेकिन 1095 ईस्वी में पहला क्रूसेड लड़ा गया था, और मूल रूप से 8 क्रूसेड लड़े गए। क्रूसेड का तात्पर्य होता है जो धर्म युद्ध होता है। बताओ भाई क्या होता है? तो याद रखिएगा, धर्म युद्ध होता है। क्यों लड़े गए थे? तो याद रखिएगा, ये लड़े गए मित्रों जेरूशलम को लेकर। थोड़ा सा जेरूशलम के बारे में याद रखिएगा। 638 ईस्वी में ईसाइयों के इस पवित्र स्थल पर, ईसाइयों के इस पवित्र स्थल पर अरबों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया साहब? अरबों ने। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लिया तो कर लिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, 638 ईस्वी में यह मामला यहां पर हो गया। अब इस जेरूशलम को लेकर के मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, 1095 से 1291 ईस्वी तक मुस्लिमों और ईसाइयों में लड़े गए थे क्या? धर्म युद्ध। तो आइए चर्चा करते। धर्म युद्ध जो है या क्रूसेड्स जो हैं, मूल रूप से 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक लड़े गए। कुल मिलाकर के 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक। क्या ये बात क्लियर हो गई? कब से कब तक? 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक यह लड़े गए। टोटल 8 क्रूसेड्स हुए थे। क्लियर हो गई? कितने हुए थे? 8। 8 में से एक महत्वपूर्ण क्रूसेड्स होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या होता है भाई साहब? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्रूसेड है जो 1212 में लड़ा गया था, उसे हम दर्दनाक क्रूसेड्स कहते हैं। दर्दनाक, या उसे हम क्या कहते हैं? बाल क्रूसेड कहते हैं। क्यों कहते हैं बाल क्रूसेड? क्योंकि भाई साहब इस क्रूसेड में बालकों की हत्या हुई थी। प्रश्न आपके यह बन सकता है कि बाल क्रूसेड कब हुआ था? तो भैया 1212 में हुआ था। सिंपल सी घटना है, 12-12 याद रखना, बच्चा 12 साल का ही होता है। क्लियर हो गई? अब साहब ये क्रूसेड लड़े गए। क्रूसेड किन किन के बीच में लड़े गए थे? तो एक तरफ तो थे ईसाई और एक तरफ थे सेलजुक तुर्क। बताएं कौन थे? याद रखिएगा, सेलजुक तुर्क थे। सेलजुक तुर्क इस युद्ध में जीत गए, ईसाई हार गए। ईसाइयों का जो पोप था उसका नाम याद रखिएगा, पोप अर्बन द्वितीय। और याद रखिएगा यहां पर जो बाजेंटाइन साम्राज्य था, बाजेंटाइन साम्राज्य का सम्राट, बताओ भाई, बाजेंटाइन साम्राज्य का जो सम्राट था उसका नाम था एलेक्सियस प्रथम। बताओ क्या नाम था? एलेक्सियस प्रथम था। तो ये थे क्रूसेड्स की कहानी। यहां तक कोई समस्या मुझे लग नहीं रही है कि आप लोगों को होगी। अब क्रूसेड्स में अरब जीत गए, सेलजुक तुर्क जीत गए, ईसाई हार गए। अब इसका एक फायदा यह हुआ कि इन क्रूसेड्स में भाग लेने वाले जो सैनिक थे, ये सैनिक अरब सैनिकों के संपर्क में, भाई साहब कितना ही कर लो। आज एक बात बताओ, हम भले ही दो नेताओं की बुराई कर लेते हैं, ठीक है ना, हम दो नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है क्या वह दो नेता भी आपस में लड़ते होंगे? भाई साहब भूल कर भी ये मत सोचना, वो दिखावे के लिए लड़ते हैं, आपस में तो एक ही है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? और रात को ही एक ही थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त याद रखिए, राजनीति अपनी जगह और आपका और हमारा रिश्ता अपनी जगह। तो मेरे दोस्त
वह सैनिक जो अरबों से लड़ने के लिए आए थे वह अरबों के संपर्क में आए। अरबों के संपर्क में आने की वजह से उनको ज्ञान का प्रसार हुआ। और अरब कहाँ रहा करते थे? पूर्व में। और ये सैनिक कहाँ के थे? पश्चिम से थे। इसीलिए कहा गया मेरे प्यारे साथियों कि पूर्व से पश्चिम ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जो पश्चिम के लोग होते हैं ना, क्या ये बात क्लियर हो गई? जो ये कहते हैं कि साहब पूर्व को हमने ज्ञान दिया था, ये उनकी बहुत गलत सोच है। इन क्रूसेड्स की वजह से क्या हुआ? तो याद रखिएगा, क्रूसेड्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट अगर हम बात करते हैं तो वह क्या रहा था? इनकी वजह से पश्चिम ने पूर्व से ज्ञान प्राप्त किया। समझ में आ गई क्या बात? पश्चिम ने पूर्व से ज्ञान प्राप्त किया था। इटली का अरबवासियों के संपर्क स्थापित हुआ। अरबवासी स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, तो इसीलिए स्वतंत्र चिंतन की वजह से भी यूरोप में पुनर्जागरण आया। तो इसकी वजह से, इसके बाद अगली बात सुनिए, इटली। ठीक है, इटली का क्या हुआ? याद रखिएगा, अरबवासियों से संपर्क स्थापित हुआ। अरबवासियों से संपर्क स्थापित हुआ। और जो हमारे अरबवासी थे, यह अरबवासी कौन से थे? तो याद रखना भैया, यह स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। स्वतंत्र चिंतन के क्या थे? तो याद रखिएगा, यह समर्थक थे। क्लियर हो गई? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र चिंतन ने भी विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। सुमित भाई के राजस्थान हिस्ट्री में आएंगे ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता सुमित भाई। मेरे लाइव विद्यार्थियों की संख्या से कभी भी महत्व नहीं रहा है। एक विद्यार्थी आता है तब भी मैं उतने ही जोश और जुनून के साथ पढ़ाता हूं जब बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इससे कोई महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो विषय वस्तु आपको प्रदान करना चाह रहे हैं विश्व के इतिहास के संदर्भ में पुनर्जागरण, वह आपके समझ में आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार फटाफट को शेयर कर दो फटाफट से। और हमारी जो क्लास है, अगर आप लाइव कोर्स देखना चाहते हैं तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा लाइव कोर्स केवल 3,999 रुपए में अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी स्क्रीन पे हमारी हेल्पलाइन नंबर भी चल रही होगी। क्लियर हो गई? तो क्रूसेड्स हुआ, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं साहब, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? स्वतंत्र चिंतन का विकास। स्वतंत्र चिंतन का विकास, इस स्वतंत्र चिंतन की वजह से भी क्या हुआ? याद रखिएगा, पुनर्जागरण की देन हुई। सर एक बिंदु याद रखिएगा, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन, सामंतवाद का जब पतन हुआ तो इस सामंतवाद की पतन के होने की वजह से भी शासकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। और स्वतंत्रता प्राप्त होने की वजह से वह लोग क्या होने लगे मेरे दोस्त? अपने महत्वपूर्ण भूमिका में आने लगे और धर्मों को खुल करके समर्थन देने पड़े। आप एक बात बताइए, एक सरकार है जो पूर्ण बहुमत में है तो वह स्वतंत्र निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती। वहीं अगर एक सरकार है जो गठबंधन में है तो मेरे दोस्त वह स्वतंत्र निर्णय लेने के पहले 4 बार सोचेगी कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो कोलाइंस पार्टीज है वह हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल दे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर हमें स्वतंत्र निर्णय लेने हैं, अगर किसी राजा को स्वतंत्र निर्णय लेना है तो सामंतों के दबाव से बाहर आना पड़ेगा। यूरोप में जैसे ही सामंतवाद का खात्मा हुआ, राजाओं को सामंतों के दबाव से मुक्ति मिली और यह राजा अब धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए क्योंकि किसी की बाध्यता इनके पास नहीं रही। परिणाम क्या हुआ? इन शासकों ने, चाहे वह किसी भी देश का हो, पुनर्जागरण को बल दिया, धार्मिक दृष्टिकोण को विकसित किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय घटित होती है। एक को हम पुनर्जागरण कहते हैं तो एक को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का ही प्रत्युत्तर क्या था? याद रखिएगा, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। जब यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण से लोगों में जागृति आ गई, धर्म में सुधार हो गया, तब वहां पर होती है औद्योगिक क्रांति। क्या यह बात क्लियर हो गई? और जब लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिल गया तो उनमें आती है स्वतंत्रता की भावना। इसीलिए होती है क्रांतियां, जिनकी शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति से।
क्या ये बात क्लियर? यही तो हिस्ट्री इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खूबसूरती है जिसे आप इस समय सुन पा रहे हैं। यह बात समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो मेरे दोस्त, इसके बाद यहां पर एक बिंदु सविएगा, कागज का प्रयोग। अब आप कहोगे सर कागज के प्रयोग से क्या हुआ, हमें तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हमें समझाओ। ठीक है, चलिए। क्रूसेड समझ में आ गया ना? क्रूसेड समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जिसे हम क्रूसेड्स कहते हैं, यानी कि धर्म युद्ध कहते हैं। ठीक है, इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए आप कावी क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्रूसेड्स की, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं। क्रूसेड्स विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण माना जाता है। क्रूसेड्स क्या है? इसकी शुरुआत होती है जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के। बात है 638 ईस्वी की। अरबों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। जेरूसलम उस समय ईसाइयों के अधिकार में था, ईसाई पराजित हो गए, अरब जीत गए, तो 638 ईस्वी में जेरूसलम पर अरबों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय तक मामला शांत रहा। मामले की शुरुआत होती है मूल रूप से 1095 ईस्वी में। कब से शुरू होती है? 1095 ईस्वी में, जब जेरूसलम को लेकर के पहला धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड लड़ा गया। पहले धर्म युद्ध से शुरुआत हुई यह कहानी 1291 ईस्वी में हुए 8वें क्रूसेड्स तक चलती है। यानी कि कुल मिलाकर के 1095 से लेकर के 1291 ईस्वी तक 8 क्रूसेड्स लड़े गए थे, जिनमें 1212 ईस्वी में हुआ सबसे दर्दनाक क्रूसेड था, जिसे हम बाल क्रूसेड कहते हैं, क्योंकि इसमें बालकों की हत्या हुई थी। अंततः सारे समग्र रूप में जितने भी क्रूसेड हुए, इन सब में ईसाई हार जाते हैं और जो तुर्क होते हैं वह जीत जाते हैं। तुर्क जीते। अब इसका परिणाम समझिए। तो मेरे दोस्त, लड़ने वाले कौन थे? यूरोपियन सैनिक थे, पाश्चात्य सैनिक थे, लड़ने आए। और जब लड़ लेते तब तो एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन जैसे ही युद्ध शांत होता है तो यह सैनिक अरबों के साथ बैठ करके बातें करते। अब अरबवासी क्या थे? स्वतंत्र चिंतन का समर्थक थे। आप एक बात बताइए, कहते हैं ना कि दोस्ती अच्छी होती है किसकी? जिसकी संगति बहुत अच्छी होती है, उसकी दोस्ती हमें करना चाहिए। अब अरबवासी तो स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, जबकि यूरोप में इस समय क्या चल रहा था? यूरोप में वही धार्मिक अंधकार था, यूरोप में धर्मांधता थी। परिणाम स्वरूप उन सैनिकों में क्या आने लगी, यार ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इसका परिणाम यह हुआ कि वह यूरोपियन जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनमें स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। तो वह जब क्रूसेड से लड़कर के वापस अपने घरों पे गए तो उन्होंने अपने अधिकारों की बात उठाई और वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? मजा आ रहा है ना? चलिए कागज के प्रयोग के इतिहास को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। बहुत अच्छे से समझिएगा हमारे इतिहास में कागज के प्रयोग को। देखो, सबसे पहले कागज की खोज हुई थी चीन के माइंस नाम के नगर में, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कागज बना इटली में। पहली छपाई मशीन 1454 में जोहेन गुटेनबर्ग ने जर्मनी के मेंज नगर में लगाई थी, और पहली पुस्तक जो छापी उसका नाम था दी इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। कुल मिलाकर 31 पंक्तियां थी। 1456 में बाइबिल की छपाई हो गई लैटिन भाषा में, और 1477 में कैक्सटन ने इंग्लैंड में सबसे पहले छापाखाना लगाया। धीरे धीरे विश्व के कई शहरों में छापाखानों की शुरुआत हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़ी और जैसे ही मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़ी तो यूरोप वासियों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। क्लियर हो गई? तो आओ कुछ बातें करते हैं। सर्वप्रथम कागज की खोज। चीन के माइंस नगर। लेकिन भाई साहब चीनी माल है जी, चीनी माल को आप लोगों को पता होगा इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। चीनी तो चीनी ही होता है ना। तो आ जाओ। अच्छी क्वालिटी का कागज इटली में। क्लियर हो गई? चलो साहब,
प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जिसे हमने नाम दिया छापा खाना। चौदह सौ चौवन में जर्मनी के मेंज नगर में, मेंज नगर में जोहेन गुटेनबर्ग द्वारा। क्लियर हो गई? चलो, प्रथम मुद्रित पुस्तक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। क्लियर हो गई? द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। और ये जो पुस्तक थी ना, यह कुल मिलाकर 31 पंक्तियों की थी। थर्टी 31 लाइन इसमें थी। क्लियर हो गई? और 1456 में बाइबिल की छपाई शुरू हुई। 1477 में कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में छापा खाना लगाया गया। ईस्वी में लैटिन भाषा में बाइबिल की छपाई प्रारंभ। क्लियर हो गई? 1477 ईस्वी में कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में प्रथम छापा खाना स्थापित किया। ठीक है, अब जैसे जैसे मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी, धन्यवाद रंजना जी आपका, वैसे वैसे यूरोप के लोगों में ज्ञान की वृद्धि होने लगी। भाई पहले कुछ था ही नहीं, पहले तो किसी पादरी ने, किसी पुरोहित ने कुछ बोल दिया, किसी धर्माधिकारी ने कुछ बोल दिया तो उसको ही सच मान लिया जाता था। लेकिन अब कहा जी नहीं, हम पढ़ सकते हैं कि देखो भाई साहब फलानी किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा ऐसा ही लिखा हुआ है और यही सही है। ठीक है, आज एक बात बताइए, हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या होता है, हम उसको सही मानने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं अमेरिका बहुत सुंदर है जी, लेकिन अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क। कभी न्यूयॉर्क जाइएगा आप, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा न्यूयॉर्क की गलियों में आप घूम नहीं सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल है, बहुत ज्यादा बदबू मारती है वहां की नालियां। इतनी हमारे राजस्थान में या हमारे भारत में किसी भी देश की नालियां में इतनी बदबू नहीं आती है। मैं कई सारे वीलॉग्स देखता हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता था पहले, जो कह दिया जाता था किसी पुरोहित के द्वारा, किसी धर्माधिकारी के द्वारा, उसे क्या मान लिया जाता था? सही मान लिया जाता था कि हाँ यह सत्य है। लेकिन क्या वास्तविकता में वह सत्य होता था? वहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब आगे देखिएगा, देखिए जैसे मुद्रित पुस्तकें बढ़ने लगी, मुद्रित पुस्तकें बड़ी, वैसे वैसे यूरोपियंस के ज्ञान में वृद्धि हुई। समझ में आ गई क्या बात? जैसे जैसे मुद्रित पुस्तकें बढ़ने लगी, ठीक वैसे वैसे यूरोपियंस के ज्ञान में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। बताओ भाई, समझ में आ गई क्या बात?
अब मेरे दोस्त, ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो कि पुनर्जागरण को बढ़ावा दे रही थी। पुनर्जागरण को बढ़ावा देने वाले में हम भौगोलिक खोजों को भी देखते हैं कि भौगोलिक खोजों में बेसिकली 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला तो ये एक नए रास्ते की खोज करना, ठीक है। दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा व्यापार का प्रचार प्रसार करना। शुरुआती जो विदेशी यात्री भारत आए, उनमें से एक का भी उद्देश्य क्या नहीं था, राजनीति की स्थापना करना नहीं था। लेकिन जब वो भारत में आए, उन्होंने देखा कि भारत में तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो परिणाम स्वरूप वह भारत में अपनी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में राजनीतिक स्थिरता की तलाश करने लगी, और यह तलाश उन्हें मिली, और याद रखिएगा उन्होंने इसका लाभ उठाया। भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है, इटली का एक यात्री था मार्को पोलो। वो 1272 में मंगोल का एक राजा था कुबलाई खान, उसके दरबार में जाता है। क्लियर हो गए? तो एक बिंदु आप लोगों को बताते हैं जी, भौगोलिक खोज। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आप एक कमरे में बंद हैं, ठीक है, और आप कहीं आते जाते नहीं हैं, तो क्या दुनिया आपको जान पाएगी क्या? मेरा सवाल आपसे है। और क्या आप दुनिया को जान पाओगे? नहीं जान पाओगे, ठीक है, वास्तविकता से पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे, दुनिया से मिलेंगे, रूबरू होंगे, तब जाकर के आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई साहब दुनिया में चल क्या रहा है। वरना सब तो भाई साहब राधिका और अनंत की शादी में ही मस्त हो रहे हैं, हमें तो रियलिटी का पता ही नहीं है। अरे भैया, वास्तविकता का पता तब चलेगा जब आप उसे स्वयं की आंखों से देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब जाकर के लोग आपके बारे में और आप लोगों के बारे में जानने लगोगे। भौगोलिक खोजों में यही हुआ, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, और जब संपर्क में आए तो कला संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, लोगों में विचारों का आदान प्रदान हुआ, और इन्हीं विचारधाराओं ने, इन्हीं कला संस्कृति के आदान प्रदान ने व्यक्ति की सोच में परिवर्तन ला करके रख दिया। क्लियर हो गई क्या बात? तो याद रखिएगा, इस भौगोलिक खोज का जो प्रारंभ है, यह प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भैया प्रारंभ माना जाता है, कहा जाता है कि 1272 में वेनिस, इटली का यात्री था मार्को पोलो, वो मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में गया था, वहां से प्रारंभ माना जाता है। ईस्वी में वेनिस, वेनिस इटली का एक बड़ा नगर था। अभी 4 नगर बताए थे, वेनिस, नेपल्स, है ना, इसके अलावा फ्लोरेंस बताया था, है ना, और एक बताया था, वेनिस था, नेपल्स था, फ्लोरेंस था, मिलान, ये 4 नगर बताए थे। वेनिस, इटली का वेनिस का यात्री मार्को पोलो, मंगोल के शासक, मंगोल के शासक कुबलाई खान के दरबार में आ गया। ठीक है, चले, इनमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो याद रखिएगा, इनमें भूमिका महत्वपूर्ण रही स्पेन की व पुर्तगाल की। चलिए, इसके कारण क्या क्या है? सर, पहला है नए मार्गों की खोज करना, दूसरा धर्म का प्रचार, और तीसरा होता है व्यापार का प्रचार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वास्को डिगामा जब भारत आया 1498 में पहली बार, तो वास्को डिगामा क्या हमारे यहाँ पर राजनीति करने आया था क्या, कि भारत में चल के अपनी सत्ता की स्थापना करेंगे? नहीं जी, वो तो नहीं आया था, वो तो व्यापार करने आया था। जब वो आया, कालीकट बंदरगाह पर उतरा, यहाँ से मसाले लेकर गया, तो 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ भाई साहब। उसने सोचा जी वापस चलते हैं, व्यापार, उनका उद्देश्य व्यापार करना। लेकिन जब वो भारत आया तो उसने लगा तो आपस में ही झगड़ते हैं जी, लट मारते हैं, देन लट देन लट देन लट। तो ऐसा उसने सोचा जी मैं भी दे लेता हूँ और मैं भी राजा बन जाता हूँ। तो उसने, हमारे यहाँ तो देखो आपको पता होगा, घर का बेदी लंका ढाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, जयचंद बहुत बड़े पड़े हैं। तो उसको पता चला, उसके देश को पता चला, उसके मातृ देश को पता चला, तो जीत लिया, अधिकार कर लिया।
क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। पुर्तगाल का एक राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, उस नेविगेटर ने इन भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। पुर्तगाल का एक राजकुमार था, नाम ही क्या है तो भैया याद रखिएगा, नाम पड़ता है डेट्स कॉल्ड हेनरी द नेविगेटर। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आज आप लोगों के बीच में रखे। बताओ कैसी लगी बातें, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब चर्चाएं इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मैं आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता, मेरी भी एक मजबूरी है। तो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। ऑनलाइन कोर्स लीजिए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का यह कोर्स है। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट से लाइव रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 3,999। वैसे तो इस कोर्स की कीमत 7,999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत आप लोगों को यह कोर्स केवल और केवल 3,999 में मिल रहा है। याद रखिएगा, भीड़ के पीछे मत भागिए, हम आपको वह बताते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। गुणात्मक सामग्री की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री की बात करते हैं और एक सच्ची कहानी की बात करते हैं। हम आपको ग्रंथ नहीं लिखवाते, हम आपको कथा कहानियां नहीं लिखवाते, हम वो लिखाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है एक कदम आपकी कामयाबी के लिए। पुनर्जागरण पूरा पढ़ना है तो आज ही कोर्स ले लीजिए, जबरदस्त कोर्स है। विश्व इतिहास, भारत के तीनों पाठ, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और राजस्थान का इतिहास। मैं चंदू जैन इसी तरह से पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मानचित्रों, चित्रों और इमेजेस का प्रयोग आपके लिए किया जाने वाला है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट लतीफी के। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोर्स मेरे दोस्त आप लोगों के सपने को साकार करने के लिए है। पहले विश्वास करें, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, या इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर लेकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह कोर्स करेगा आपके सपनों को साकार और दिलाएगा आपको स्कूल व्याख्याता की मोहर। तो मोहर लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़िए मेरे दोस्त, कल मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्या सुधार किया जा सकता है इसका कमेंट जरूर करिएगा। और जुड़ने के लिए भी हमसे जुड़िए, चैनल को नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।